जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो है पढ़ाई लिखाई अच्छी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे और संविधान का एक क्लास हम लोग ले लिए थे। पिछले क्लास में आपने संविधान के बारे में जाना कि आखिर हमारे देश में संविधान के तहत जो हमारा देश की शासन प्रशासन की व्यवस्था जो अभी वर्तमान रूप से चल रही है, आखिर संविधान बनाने की प्रक्रिया किस नियम के तहत प्रारंभ हुई और जब तक हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया, शासन प्रशासन चलाया और उसके बाद संविधान निर्मात्री सभा ने 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान का निर्माण किया। तो आखिर संविधान बनाने की प्रक्रिया जो है कहां से प्रारंभ हुई और संविधान का यात्रा कहां से प्रारंभ हुआ, उसके बारे में जो है हमने पिछले क्लास में आपको परिचित कराया है। जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भूल चूक हुई थी उसको सुधारने के लिए जो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 में जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उस एक्ट के तहत हमने आपको पिछले क्लास में परिचित कराया है कि उस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे और कई सारे चार्टर एक्ट के माध्यम से समय समय पर 10 साल 20 साल के अंतराल में ब्रिटिश ताज ने चार्टर एक्ट पारित करके कंपनियों को आदेश देकर के, कंपनियों के ऊपर नियंत्रण करके यहाँ की शासन प्रशासन की व्यवस्था को कंपनी ने चलाया। और कहीं ना कहीं संविधान की जो यात्रा प्रारंभ होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्रारंभ होती है, वहीं से संविधान बनाने की नींव भी पड़ती है। तो साथियों, पिछले क्लास में जो है हमने आपको 4-5 एक्ट के बारे में बताया था और आज जो है आज की क्लास में उससे आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं कुंदन प्रकाश उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करते हैं और आइए देखते हैं आज की क्लास को हम यहां से प्रारंभ करते हैं। तो आप सारे दोस्तों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, यह जो यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी, इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट करें, हमें मदद करें। तो साथियों, संविधान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और आपको पिछले क्लास में हमने आपको अवगत कराया कि 1757 से लेकर के 1947 तक भारत में ब्रिटिशों का शासन रहा। भारत में किसका शासन रहा? तो अंग्रेजों का शासन रहा। तो 1757 से 1947 तक अंग्रेजों का तो शासन रहा, लेकिन इस क्रम में अंग्रेजों ने दो तरीकों से, दो माध्यम से भारतीयों के ऊपर अपना शासन प्रशासन स्थापित किया और यहां पर जो है वो राज किया। तो 1757 से लेकर के लगभग 1858 तक, 1757 से लेकर के 1857 तक जो भारत में अंग्रेजों ने शासन प्रशासन चलाया वो अंग्रेजी कंपनी के माध्यम से, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, यानी कि जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी वो कंपनी ने 1757 से लेकर 1857 तक यहां पर जो है अपना शासन प्रशासन चलाया। उसके बाद 1858 से, जब 1857 में सिपाही विद्रोह होता है और उसके बाद 1858 का जब भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश ताज के द्वारा लागू किया जाता है, उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक जो भारत में शासन रहा वो रहा ब्रिटिश क्राउन का, वो रहा ब्रिटिश क्राउन का शासन रहा। ठीक, तो 1757 से लेकर के 1857 तक जब अंग्रेजी कंपनी ने भारत के ऊपर शासन प्रशासन चलाया तो इस अवधि के दौरान कई सारे चार्टर एक्ट पारित किए गए। इस अवधि के दौरान कई सारे चार्टर एक्ट पारित किए गए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद इस एक्ट में जो भूल चूक हुई थी उसको सुधार करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, उसके बाद
1786 के बाद 1786 के बाद 1793 का एक्ट, 1793 के बाद 1803 का चार्टर एक्ट, 1803 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और उसके बाद जो है साथियों 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1803 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो भारत के ऊपर जब ब्रिटिश कंपनी का शासन था, ब्रिटिश कंपनी का शासन था 1757 से 1947 तक, सॉरी 1757 से लेकर के 1800। तो आइए साथियों, थोड़ा सा बीच में परेशानी हुआ जिसकी वजह से आपको आवाज नहीं मिल रही होगी। एक्चुअली हुआ क्या था कि माइक का बैटरी डाउन हो गया था। माइक का बैटरी डाउन हो जाने की वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी हुआ, बीच में आवाज नहीं मिल रही होगी। तो आइए फिर से हम इस चीज को समझते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में बताया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताया, 1786 के एक्ट ऑफ अमेंडमेंट के बारे में बताया, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, सॉरी यहाँ पे 1803 लिखा गया था, 1803 नहीं 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इन सभी चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर अपना शासन प्रशासन को स्थापित किया और इस चार्टर एक्ट में जो भी नियम कानून थे, जो भी नियम कानून बनकर के आए थे, उस नियम कानून के तहत भारत में अपना शासन प्रशासन को चलाने का काम किया। तो साथियों पिछले क्लास में हमने आपको 1773, 1781, 1784 और 1786 तक बता दिए थे। अगर आप इन चार चार्टर एक्ट से परिचित नहीं है तो ये 4-5 जो चार्टर एक्ट है वो आप पिछले क्लास में आप जाकर के आप फिर से देख सकते हैं। आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट है, ऐसे एग्जाम के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर समझना जरूरी इसलिए है, किस लिए है, इसलिए है कि हम आपको यहां पर समझाते हैं कि किस लिए है। 1793 का जो चार्टर एक्ट आया, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी अंग्रेज अधिकारी कार्यरत है, जितने भी अंग्रेज अधिकारी काम करते हैं, वो चाहे भारत में रह रहे हो या फिर ब्रिटेन में रह रहे हो, फिर से आप समझिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी अंग्रेज अधिकारी कार्यरत हैं, वो चाहे भारत में रह रहे हो या फिर ब्रिटेन में रह रहे हो, उसका जो सैलरी का जो भुगतान होगा वो भारतीय राजस्व के खजाने से किया जाएगा। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में पढ़ाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जब पद लाया गया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामलों का देखरेख करता था। और ये जो दो पद थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो पद था, ये ब्रिटेन में था, ये ब्रिटेन में रहता था इसका अधिकारी। तो इस एक्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी जो भारत में रह रहे हो या फिर ब्रिटेन में रह रहे हो, उसकी जो सैलरी जो मिलेगी, उसका जो वेतन जो मिलेगा, वो भारतीय राजस्व के खजाने से मिलेगा, भारतीय राजस्व के खजाने से मिलेगा। और 1793 का जो चार्टर एक्ट था, ये कंपनी के अधिकार को सीमित किया। कंपनी के जो अधिकार था, इसको क्या किया, कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। मतलब इस 1793 का चार्टर एक्ट में यह कहा गया
कि कंपनी को जो व्यापार करने का जो अधिकार प्राप्त है, कंपनी को जो व्यापार करने का जो एकाधिकार प्राप्त है, इसको 20 वर्षों के लिए हम आगे बढ़ाते हैं, 20 वर्षों के लिए जो है आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद ब्रिटेन के शासक के ऊपर निर्भर करेगा कि आने वाला समय में कंपनी का शासन या कंपनी का जो व्यापार भारत में रहेगा अथवा नहीं रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को सीमित किया गया और साथ ही साथ कंपनी के अंतर्गत जितने भी अधिकारी कार्यरत थे उनको सैलरी जो है भारत के राजस्व से ही दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है इसके 20 वर्ष बाद, इसके पुनः 20 वर्ष बाद क्या आता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 के चार्टर एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का जो एकाधिकार प्राप्त था, कंपनी का जो एकाधिकार प्राप्त था व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था, उसको जो है समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी को व्यापार करने के अधिकार को समाप्त नहीं कर दिया गया। एक अधिकार, एकाधिकार का मतलब आप ये समझिए कि एक प्लस अधिकार, एक प्लस अधिकार मतलब एक का ही अधिकार। जैसे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने आई थी तो ब्रिटेन की कई सारी कंपनियां थी, ब्रिटेन में व्यापार करने वाली कई सारी कंपनियां थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। उसी को एकाधिकार बोला गया, उसी को एकाधिकार बोला गया। कहने का मतलब शर्त यहां पर यह भी था कि समुद्री मार्ग से आपको याद होगा कि लिवेंट कंपनी भी भारत में व्यापार करनी आई थी और जो लिवेंट कंपनी थी वो भी ब्रिटेन की ही कंपनी थी, वो भी यूरोपीय कंपनी थी। और वहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार 1600 ईस्वी में मिला और वहीं लिवेंट कंपनी को व्यापार करने का अधिकार 1593 ईस्वी में मिला, 1593 ईस्वी में मिला। लेकिन लिवेंट कंपनी थी वो भारत में व्यापार स्थल मार्ग से कर सकती थी, स्थल मार्ग से कर सकती थी, और वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में व्यापार जल मार्ग से कर सकती थी। साथियों, जल मार्ग से कर सकती थी। तो जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का जो अधिकार मिला, वो जल मार्ग से एक ऐसी कंपनी थी जिसका एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त था। उसके अलावा कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रिटिश कंपनी जल मार्ग से भारत जैसे देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। यह था एकाधिकार का मतलब। तो 1800 चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब आपको व्यापार करना है, कीजिए, हम आपकी अधिकार को समाप्त नहीं करते हैं, लेकिन भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार प्राप्त है आपको, उस एकाधिकार को समाप्त कर रहे हैं। मतलब आपके अलावा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी कई सारी जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं वो भी भारत में व्यापार करने जाएगी। इसके एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन मतलब एकाधिकार को पूर्णतः रूप से समाप्त नहीं किया गया, एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय के ऊपर और चीन देश के ऊपर, चाय के ऊपर और चीन देश के ऊपर व्यापार करने के साथ, मतलब चाय के ऊपर और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सलामत रही। ठीक, मतलब चाय के साथ और चीन के साथ एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया। और जब 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन इसका एकाधिकार चाय और चीन के साथ बना रहा। इसके बाद जो है ब्रिटेन की कई सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने आई, कई सारी कंपनियां कुछ शर्तों के माध्यम से, कुछ शर्तों के साथ जो है भारत में व्यापार करने आई। तो 1813 के चार्टर एक्ट को हम इस तरीका से कह सकते हैं कि जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो भारत में अंग्रेजों कंपनियों के व्यापार को और बढ़ाया। मतलब ब्रिटेन के कई सारी अंग्रेजी कंपनियां थी, उसके लिए व्यापार का दरवाजा खोल दिया। सारी कंपनियों को अनुमति दे दी गई कि वहां पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार प्राप्त था, उस एकाधिकार को समाप्त करते हुए सारी कंपनियां को जो है ऑफर दे दी गई कि आप भी जो है भारत में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन चाय और चीन जैसे देशों के साथ एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त रही। तो इस चीज को जो है आप ध्यान में रखेंगे। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में
ईसाई मशीनरियों का आगमन हुआ, मतलब ईसाई धर्म गुरुओं का आगमन हुआ। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही भारत में ईसाई धर्म गुरुओं का आगमन हुआ और उनके रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई और उनको बोला गया कि आपको जितना अधिक से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है, जितना अधिक से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है, उतना तेजी से जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में मिशनरियों का आगमन हुआ, ईसाई धर्म गुरुओं का आगमन हुआ और यहाँ पर जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से किया गया। ये सब के सब हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट में ही। उसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही शिक्षा पर 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाना था। शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च किया जाना था? 1 लाख रुपया खर्च किया जाना था। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही स्थानीय सरकार को यानी कि स्थानीय निकाय को कर वसूलने का अधिकार प्राप्त दिया गया। कर वसूलने का जो है अधिकार मिला 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही स्थानीय सरकार को जो है कर वसूलने का अधिकार दिया गया। तो ये था साथियों 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके बारे में हमने आपको समझाया कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन कंपनी का जो है एक अधिकार चाय और चीन के साथ बना रहा और उसके बाद शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाना था और इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से स्थानीय निकाय को कर वसूलने का अधिकार भी मिला। तो ये था साथियों 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, 20 वर्ष बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है और 1833 के चार्टर एक्ट में यहां पर थोड़ा सा मिटाते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या होता है उसको समझिए आप लोग। के चार्टर एक्ट में यह होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः रूप से एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब चाय और चीन देश के साथ जो एकाधिकार प्राप्त था उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या होता है कि इसके पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। पूर्णतः एकाधिकार को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। पूर्णतः एकाधिकार को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार प्राप्त था, मतलब चाय और चीन के साथ जो एकाधिकार प्राप्त था उसको भी समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी की सारी एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जितने भी ब्रिटेन की कंपनियां भारत में व्यापार करने आई वो जो है खुलकर के जो है क्या करने लगी? व्यापार अपना करने लगी। तो ये था साथियों 1833 का चार्टर एक्ट। और जब 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः रूप से जब समाप्त कर दिया गया, तो भारत में जो है शासन प्रशासन की नींव यानी कि व्यापारिक स्तर पर जो है अपने सत्ता को मजबूत करने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही किया था। तो इसको बदले में कुछ तो कुछ मिलना चाहिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कहा गया कि आप जो है केवल शासन प्रशासन चलाएंगे, शासन प्रशासन चलाने का जो है आप काम करेंगे। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट ने यह रास्ता साफ कर दिया कि आपको जो है भारत में अब व्यापार नहीं करना है, आपको जो है शासन प्रशासन चलाने का अधिकार दिया जाता है। आप जो है अपना शासन प्रशासन वहां से चलाइए और प्रशासनिक तौर तरीके से जो है वहां की जनता को जो है देख रेख कीजिए और अपना शासन प्रशासन को स्थापित कीजिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद ये कहा गया आपको व्यापार करना है तो व्यापार भी कर सकते हैं और व्यापार करने के साथ साथ वहां पर जो है अपना शासन प्रशासन को स्थापित कीजिए। यानी कि शासन प्रशासन चलाने का पूर्णतः रूप से अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सौंप दिया गया। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में यह भी प्रावधान था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो नियुक्ति होता था, तो उस समय 1833 से पहले जब नियुक्ति होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अधिकारियों की, उस कंपनी में जो भी व्यक्ति नियुक्त होते थे, जो भी भारतीय व्यक्ति नियुक्त होते थे,
तो उसमें जो है रंग के आधार पर काला गोरा का भेदभाव करके, ऊंच नीच का भेदभाव करके जो है नियुक्त किया जाता था। जो व्यक्ति गोरा होता था उसको नियुक्त किया जाता था, जो जात में सबसे ऊंचे जात के लोग होते थे उसको नियुक्त किया जाता था, जो धर्म में सबसे ऊंचे धर्म के लोग होते थे, मतलब जाति धर्म रंग के भेदभाव करते हुए जो नियुक्ति होती थी उसको समाप्त कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान लाया गया कि जो भी भारतीय, जो योग्य भारतीय हैं, जो योग्य हैं, अगर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आना चाहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पद पर स्थापित होना चाहते हैं, अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो उनके साथ जो है जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भी चीज को जो है आप ध्यान में रखेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ये सब हुआ था। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में ही पहली बार बजट का प्रावधान था। पहली बार बजट का प्रावधान किया गया था कि संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र में एक ऐसा बजट लाया जाए जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों के ऊपर शासन प्रशासन चलाया जा सके, है ना। तो पहली बार बजट का प्रावधान जो है 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही पहली बार बजट का प्रावधान लाया गया था। तो ये सब तमाम चीजें थी 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। और 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही एक विधि सदस्य, एक विधि आयोग का निर्माण किया गया, एक विधि आयोग का निर्माण किया गया। मतलब इस एक्ट से पहले जो गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी सदस्य हुआ करते थे वो 3 सदस्यों की कार्यकारिणी सभा होती थी। 3 सदस्यों की जो है कार्यकारिणी सदस्य हुआ करते थे, सॉरी सभा नहीं सदस्य। भारत के जो भी गवर्नर जनरल बने या बंगाल के गवर्नर के पद नाम को बदल करके जब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद लाया गया था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए 3 कार्यकारिणी, मतलब 3 सदस्य की कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया था। वो 3 सदस्य जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को मदद करेगी। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से एक चौथे सदस्य को जोड़ा गया, चौथे सदस्य को जोड़ा गया, और जो चौथे सदस्य को जोड़ा गया उसको विधि सदस्य के रूप में जाना गया, विधि सदस्य के रूप में जो है जाना गया, विधि सदस्य के रूप में जाना गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से विधि सदस्य के जो पहले सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे वो थे मैकाले। वो क्या थे? मैकाले। कहने का मतलब ये था कि 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जब कंपनी यहाँ के लोगों के ऊपर शासन प्रशासन चलेगी तो कुछ विधि का भी निर्माण किया जाएगा, कुछ विधि कानून का भी निर्माण किया जाएगा। उसके लिए एक विधि सदस्य को जोड़ा गया चौथे रूप में, चौथे कार्यकारिणी के रूप में, कार्यकारिणी के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ा गया विधि सदस्य को। और विधि सदस्य के जो पहले सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले थे साथियों। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में ही ये प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, भारत का गवर्नर जनरल जो है कहा जाने लगेगा। और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से आपको याद हो कि 1828 से लेकर के 1835 तक जो है विलियम बेंटिक का शासनकाल रहा है। और इसी एक्ट के माध्यम से जो है विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। और जब 1833 में जब चार्टर एक्ट लागू किया गया तो वही विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। और 1833 से लेकर के 1835 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक बने रहे। ठीक, तो ये सब चीजों को जो है आप ध्यान में रखेंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ। तो पूर्णतः कंपनी की जो पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, कंपनी को जो है शासन प्रशासन चलाने की सत्ता सौंप दी गई। उसके बाद नियुक्ति जो होती थी वो ऊंच नीच, भेदभाव, जात, रंग के आधार पर जो होती थी उसको समाप्त किया गया। चौथे कार्यकारिणी के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया, जिसको जो है प्रथम बनने वाले जो व्यक्ति हुए विधि सदस्य के रूप में वो मैकाले बने। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस एक्ट के तहत जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। तो ये था साथियों 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में देखिए।
तिरपन। (1853) का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान लाया गया कि महारानी, ब्रिटेन की महारानी जब तक चाहेगी, ब्रिटेन की महारानी जब तक चाहेगी, उसके हाथ में है, जब तक चाहेगी ब्रिटेन की महारानी तब तक जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी रहेगी। ब्रिटेन की महारानी के इच्छानुसार ब्रिटेन की महारानी जब तक चाहेगी तब तक जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या रहेगी, बनी रहेगी, और वो अपना शासन प्रशासन चलाती रहेगी, शासन करती रहेगी। ये था 1853 के चार्टर एक्ट में। 1853 के चार्टर एक्ट में महत्वपूर्ण प्रावधान ये लाया गया कि यहां पर परीक्षा जो है खुली प्रतियोगिता के तहत परीक्षा का आयोजन किया गया। खुली ओपन प्रतियोगिता मतलब कंपनी में जो नियुक्ति होती थी वो पहले परीक्षा के आधार पर नहीं होती थी, और सिविल सेवा में जो है पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। इससे पहले जो है जो सिविल सेवा के अधिकारी होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा बनाए जाते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो लंदन में वो संस्थाएं थी, उसके माध्यम से जो है सिविल सेवा की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन जब 1853 का चार्टर एक्ट आया तो 1853 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान लाया गया कि अब जो है सिविल सेवकों की नियुक्ति जो है एक एग्जाम के माध्यम से होगा, एक परीक्षा के माध्यम से होगा, और उस परीक्षा के माध्यम से जो भी व्यक्ति योग्य होंगे वो जो है इस पद के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। लेकिन भले ही 1853 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था कि सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी, लेकिन इसका विरोध जमकर के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया। और जब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया, इसके विरोध के माध्यम से जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाना था वो बाधित हो गया, मतलब नहीं हो सका। तो इस चार्टर एक्ट में ये सारे प्रावधान थे कि ब्रिटेन की महारानी जब तक चाहेगी तब तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रशासन भारत में बना रहेगा, और सिविल सेवा में नियुक्ति जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। इस एक्ट में यह भी प्रावधान था कि 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। मतलब केंद्रीय विधान परिषद का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति होगा इसके माध्यम से, केंद्रीय विधान परिषद के माध्यम से जो जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो जनता का क्या करेगी, प्रतिनिधित्व करेगी, यानी कि जनता का प्रतिनिधि होगा। और 1853 के चार्टर एक्ट में ही पहली बार केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, और इस केंद्रीय विधान परिषद के माध्यम से ही केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, और वही जो केंद्रीय विधान परिषद है आगे चलकर लघु संसद के रूप में जानी गई। आगे चलकर लघु संसद के रूप में जो है जानी गई, मतलब केंद्रीय विधान परिषद आगे चलकर के लघु संसद का रूप ले लिया गया। तो साथियों, ये था 1853 का चार्टर एक्ट। और 1853 के चार्टर एक्ट के बाद 1857 में एक सिपाही विद्रोह होता है। उस सिपाही विद्रोह के कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से जो तत्कालिक कारण ये था कि एनफील्ड राइफल में जो गोली भरी जाती थी, उस गोली में का जो खोली खोला जाता था उसमें जो है चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था। मतलब उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई होती थी। जब इसकी भनक सिपाहियों को लगी तो सिपाहियों ने इसका विद्रोह किया,
और 1857 का जब विद्रोह हुआ तो 1858 में एक चार्टर एक्ट आया, और 1858 में जो चार्टर एक्ट आया वो भारत शासन अधिनियम कहलाया। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो कंपनी का शासन था, जो कंपनी का शासन प्रशासन था, उसको ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेता है। और वहां से 1858 से लेकर के 1947 तक भारत में शासन प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाता है। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे। आज की क्लास में हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि 1757 से लेकर के 1857 तक जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन प्रशासन चलाने का काम किया, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 1786 के एक्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, फिर 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से और 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर समय समय पर शासन प्रशासन चलाने का काम किया। और ये चार्टर एक्ट जो है, यहां से 1773 से जब 81, 84 और 86 आइएगा, तो 86 के बाद जब 1793 यहां से 20-20 वर्ष के अंतराल पर यह लागू किया गया था। 1793 के बाद 20 वर्ष के बाद 1813, 1813 के 20 वर्ष बाद 1833 और 1833 के 20 वर्ष बाद 1853। तो ये सब चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर अपने शासन प्रशासन को स्थापित किया और मजबूत किया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि ये सब जो चार्टर एक्ट ब्रिटेन के संसद से जो पारित होकर के आते थे या ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो पारित किया जाता था, उसका एकमात्र उद्देश्य होता था कि हम कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण रखें और कंपनी हमारे मार्गदर्शन में हमारे जो हम आदेश देते हैं उस आदेश के तहत कंपनी जो है भारत में अपना शासन प्रशासन चलाने का काम करे। और हम आपको एक चीज और हम आपको अवगत करा देते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में ही 1833 के चार्टर एक्ट में ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया की हल्की सी धुंधलापन नजर आती है। 1800 ये प्रश्न यहां से बनता है कि संविधान निर्माण जो हुआ था, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया का हल्का सा धुंधलापन कहां से नजर आता है? तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही नजर आता है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में यह सब प्रावधान था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और जब पूर्णतः रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद जो है कंपनी को शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और उसमें जो नियम कानून थे उससे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के लोगों के ऊपर शासन किया। और इस एक्ट में यह भी माध्यम था कि ऊंच नीच, जात पात, बड़ छोट, गोर काला के आधार को समाप्त करते हुए जो यहाँ पर जो शासन प्रशासन चलाने का काम करेगी, मतलब ऊंच नीच, बड़ छोट, भेदभाव, ये सब जो भेदभाव हुआ करते थे जात के आधार पर, रंग के आधार पर, इन सारी व्यवस्था को खत्म करते हुए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के पद के लायक जो व्यक्ति होंगे उनको जो है उस पद पर सम्मिलित किया जाएगा या उस पद पर उनको स्थापित किया जाएगा। और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वास्तविक रूप से जो है यहाँ पर शासन प्रशासन चलाने का काम किया। इस वजह से 1833 में ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया की हल्की से धुंधलापन नजर आती है। तो साथियों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो ये जो उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, उसको अवश्य सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।